नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज होगी कौन 17 अप्रैल हो गई है और 17 अप्रैल से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगी करंट से रिलेटेड जो कि प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं, यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। ठीक है, तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे सर्च करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी गई है और डेली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है, तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के प्रीलिम्स के यानी करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो देखते हैं आज की पहली टॉपिक क्या है कि निहंग। ठीक है, पहली टॉपिक क्या है तो है निहंग। तो देखते हैं इसके बारे में कि हाल ही में जो है पंजाब राज्य के पटियाला में निहंग सिखों के एक समूह ने पंजाब पुलिस के एक अधिकारी पर हमला किया। क्या किया कि पंजाब राज्य के पटियाला में निहंग सिखों के एक समूह ने क्या किया था, पंजाब पुलिस के एक अधिकारी पे हमला किया। हमला क्यों किया तो जैसा कि देख रहे होंगे इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे होते हैं ये। ठीक है, तो देखते हैं इसके कि निहंग जो है सिख योद्धाओं का एक वर्ग है। निहंग क्या है, सिख योद्धाओं का एक वर्ग है जो नीले वस्त्र, तलवार एवं भाले जैसे पुरातन हथियारों तथा स्टील की खूंटियों से सजाई गई पगड़ी धारण करते हैं। ठीक है, कौन, निहंग लोग यानी जो सिख समुदाय से संबंधित है। मूल रूप से निहंग शब्द सांस्कृतिक भाषा के नी सांग से उपजा है। निहंग किसके, संस्कृत भाषा के नी सांग से उपजा है, जिसका अर्थ है भय रहित। जिसका अर्थ क्या है, भय रहित है निहंग का। भय रहित, निष्कलंक और पवित्र, जिम्मेदार और सांसारिक लाभ एवं आराम के प्रति उदासीन होना इसका अर्थ है। माना जाता है कि वर्ष 1699 यानी 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा के निर्माण के लिए निहंग समूह का गठन किया गया था। क्या किया गया था, 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो क्या किया गया, खालसा निर्माण के लिए क्या किया गया था कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा के निर्माण के लिए निहंग समूह का गठन किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल जेम्स स्कीनर यानी कब से कब जो थे 1778 से 1841 थे मतलब इस बीच में उनका यानी कर्नल थे के अनुसार खालसा सिखों को दो समूहों में विभाजित किया गया था। इनके अनुसार दो समूहों में विभाजित किया गया था खालसा सिखों को। पहले वे जो नीले पोशाक पहनते हैं जो गुरु गोविंद सिंह युद्ध के समय पहनते थे। पहले वे हैं जो कौन है कि जो नीले पोशाक पहनते हैं जो कि गुरु गोविंद सिंह क्या करते थे, युद्ध के समय पहनते थे। और दूसरे कौन है, वे जो किसी भी रंग के पोशाक पहनते थे। तो दो थे समुदाय। ठीक है, समूहों में बांटा गया था इनको। ये दोनों समूह योद्धाओं की जीवन शैली का अनुसरण करते थे। ये दोनों समूह क्या करते थे, योद्धाओं की जीवन शैली का अनुसरण करते थे। निहंग यानी नीले वस्त्र धारण करते थे। निहंग क्या करते थे, नीले वस्त्र धारण करते थे। सख्ती से खालसा आचार संहिता का पालन करते थे निहंग लोग। निहंग सांसारिक गुरु के ठीक है, निहंग सांसारिक गुरु के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखते थे। वे अपने गुरुओं के ऊपर भगवा रंग के झंडे के बजाय नीले रंग का झंडा यानी नीला निशान साहिब फहराते थे। कौन, निहंग लोग। अब देखते हैं इनका ऐतिहासिक संदर्भ कि 1715 की बात हो रही है, 1715 की बात हो रही है, 1715 की बात हो रही है के बाद मुगलों द्वारा बड़े पैमाने पर सिखों की हत्याएं की गई। 1715 के बाद क्या किया गया, मुगलों द्वारा बड़े पैमाने पर सिखों की हत्याएं की गई तथा अफगान आक्रमणकारी ठीक है अहमद शाह दुर्रानी जो कि 1748 से 1765 के बीच में रहा कि हमले के दौरान सिख पंथ की रक्षा करने में निहंगों की प्रमुख भूमिका थी। इसमें क्या थी, निहंगों की प्रमुख भूमिका थी। निहंगों ने जी क्या किया, निहंगों ने अमृतसर के अकाल तख्त पर सिखों के धार्मिक मामलों को भी नियंत्रित किया। क्या किया इन्होंने कि अकाल तख्त पर सिखों के धार्मिक मामलों को भी नियंत्रित किया। वे स्वयं को किसी भी सिख प्रमुख के अधीनस्थ नहीं मानते थे और इस तरह उन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा। अमृतसर के अकाल तख्त में उन्होंने सिखों की भव्य परिषद यानी
सरबत खालसा का आयोजन किया और प्रस्ताव यानी गुरुमाता पारित किया। किसने किसने किया? निहंगों ने। क्या किया था कि उन्होंने सिखों के भव्य परिषद यानी क्या बोलते हैं इसको, सरबत खालसा का आयोजन किया और प्रस्ताव गुरुमाता पारित किया। जून 1984 में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कुछ निहंगों जैसे अजीत सिंह पोहला ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस का साथ दिया था। क्या किया था कि जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कुछ निहंगों जैसे अजीत सिंह ने पोहला ने क्या किया था, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए क्या किया था, पंजाब पुलिस का साथ दिया था। अब देखते हैं अगली टॉपिक क्या है कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। ठीक है, दूसरी टॉपिक है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। तो हाल ही में पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने कहा प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है, जो ब्रह्मांड यानी जब यह तेजी से विस्तार कर रहा है, जबकि यह क्या कर रहा है, इसे विस्तार कर रहा है, जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे। यह अध्ययन के अनुसार बताया जा रहा है। तो जैसा कि देख रहे होंगे ये, ठीक है, देख सकते हैं तस्वीर में, ठीक है। तो देखते हैं कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हॉट बिग बैंग चरण के दौरान निर्मित हुए थे। कब निर्मित हुए थे? हॉट बिग बैंग चरण के दौरान निर्मित हुए थे। यह माना जाता है कि ये बड़े पैमाने पर तारों के पतन जो किसी समान ब्लैक होल को संदर्भित करते हैं के विपरीत विकिरणों के पतन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। यह माना जाता है कि ये बड़े पैमाने पर तारों के पतन जो किसी समान ब्लैक होल को संदर्भित करते हैं के विपरीत विकिरणों के पतन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल जो कि 3000 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत हो सकता है, ये या एक परमाणु के नाभिक की तरह बेहद छोटा हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ये ब्लैक होल जो है 3000 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत हो सकता है या एक परमाणु के नाभिक की तरह बेहद छोटा भी हो सकता है। हालिया अध्ययन का निष्कर्ष क्या है कि हालिया अध्ययन के ने क्या है, हालिया अध्ययन ने पुष्टि की है कि गतिज ऊर्जा में इस मामूली वृद्धि के परिणाम स्वरूप कई प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का जन्म तथा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उत्सर्जन भी हुआ है। लगभग 14 बिलियन वर्ष 14 यानी 14 बिलियन वर्ष पहले जब हॉट बिग बैंग चरण शुरू हुआ, ब्रह्मांड तेजी से सक्रिय हुआ तथा त्वरित गति से विस्तार हुआ। क्या हुआ? जब लगभग 14 बिलियन वर्ष पहले जब हॉट बिग बैंग चरण शुरू हुआ, ब्रह्मांड तेजी सक्रिय हुआ तथा त्वरित गतिज ऊर्जा से विस्तार किया। विशेषज्ञों का कहना है जो कि ब्रह्मांड की यह घातकी वृद्धि जो है एक समान ऊर्जा क्षेत्र एवं घनत्व की मौजूदगी से हुई, क्योंकि ब्रह्मांड कॉस्मिक इन्फ्लेशन, ठीक है, कॉस्मिक इन्फ्लेशन चरण से गुजरा था। अब देखते हैं आगे क्या है कि वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता रहा, इन्फ्लेशन क्षेत्र में प्रचलित यह एक समान ऊर्जा समाप्त हो गई। क्या हुआ कि जैसे जैसे यह बीतता रहा, जैसे जैसे समय बीतता रहा, इन्फ्लेशन क्षेत्र में प्रचलित यह एक समान ऊर्जा समाप्त हो गई। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड के सामान्य रूप से मंद होने की दर भी शुरू हो गई। अब बात करते हैं अगली टॉपिक क्या है कि स्वयं प्रभा टीवी चैनल। स्वयं प्रभा टीवी चैनल क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं कि भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ने कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण स्थिति से शिक्षार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो इसके लिए क्या किया है, जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उनको स्वयं प्रभा टीवी चैनल के माध्यम से पाठ्यक्रम से संबंधित व्याख्यान प्रसारित करेगा। यानी क्या करेगा, ये
कि जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है उनके लिए यानी टीवी चैनल बनाया गया है, जिससे क्या हो गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा प्रदान की जाए इस चैनल के माध्यम से। तो जैसा देख रहे होंगे, दिख रहा होगा चित्र में, ठीक है। ये किससे, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो जो है कि स्वयं प्रभा जो है 23 DTH चैनलों का एक समूह है, यानी 32 चैनलों का क्या है, एक समूह है जो GSAT 15 उपग्रह का उपयोग कर 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। यानी मुख्य रूप से क्या है, इसमें क्या है, स्वयं प्रभा में 32 चैनलों का एक समूह है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, GSAT 15 उपग्रह से जुड़ा हुआ है, इसका संबंध है, यानी इसी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, इसी के द्वारा इस पे जो प्रसारण होंगे दिखाया जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के बारे में इस पर जानकारियां दी जाएंगी। इस चैनल को क्या है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स गांधीनगर गुजरात से जोड़ा गया है। इस चैनल के माध्यम से NPTEL, IIT, UGC के बाद क्या है, CEC, IGNOU और NCERT और NIOS द्वारा सामग्री प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगी कि इस चैनल के माध्यम से क्या किया जाएगा, NPTEL, IIT और UGC और कौन सा है, CEC और IGNOU और NCERT और क्या है, NIOS द्वारा क्या किया जाएगा, सामग्री प्रदान की जाएगी। गांधीनगर गुजरात स्थित जो है सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र सब इसके वेब पोर्टल का रखरखाव करता है। अब देखते हैं कि सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, ठीक है, यानी INFIBENET, ठीक है। ठीक है, तो यानी इन्फ्लीबनेट जो है केंद्र गुजरात गांधीनगर में स्थित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। प्रत्येक दिन कम से कम जो है 4 घंटे के लिए विषय वार नई सामग्री अपलोड होगी, जो दिन में 5 बार दोहराई जाएगी। क्या की जाएगी, दिन में 5 बार दोहराई जाएगी, जिससे छात्रों को अपनी सुविधा अनुसार समय चुनने में समय मिले। यानी इसको क्या किया जाएगा कि 5 बार दोहराया जाएगा दिन में, जिससे क्या होगा कि जिस बच्चों को जिस टाइम समय मिले उसके हिसाब से क्या करे, अध्ययन कर सके। अब क्या है कि DTH चैनल निम्नलिखित को कवर करेंगे। तो देखते हैं कि उच्च शिक्षा, ठीक है, तो स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर पाठ्यक्रम सामग्री जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विविध विषयों को कवर करती है। स्कूल शिक्षा जो है 9 से 12 स्तर के शिक्षा को जो शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ साथ भारत के बच्चों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल जो उन्हें विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं शुरू किए गए, और पेशेवर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी में भी क्या उनकी मदद करते हैं। क्या करते हैं कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ साथ भारत के बच्चों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल जो उन्हें विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं शुरू किए गए हैं, और पेशेवर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी क्या उनकी मदद करते हैं। पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम क्या है कि ये चैनल भारत एवं विदेशों में
जीवन भर सीखने वाले भारतीय नागरिकों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये चैनल भारत एवं विदेशों में जीवन भर सीखने वाले भारतीय नागरिकों को भारतीय नागरिकों की जरूरतों को क्या है, पूरा कर सकते हैं। गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पहले से ही स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स पोर्टल का संचालन कर रहा है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या, यानी अगली टॉपिक क्या दिया है, दिखा गया कि देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला। तो देखते हैं क्या है ये। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 14 अप्रैल 2020 को जो है देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की। क्या की श्रृंखला शुरू की? इसका उद्देश्य क्या है? तो इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य भारत के कई गंतव्यों पर जानकारी देना तथा अतुल्य भारत की सांस्कृतिक एवं विरासत की गहरी एवं विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। तो जैसा देख रहे होंगे, ठीक है, इसको पॉज करके देख सकते हैं, रोक करके वीडियो को। ठीक है, बढ़िया से। अब देखते हैं इसके बारे में, आगे जानते हैं कि मुख्य बिंदु क्या है इसकी। तो इस श्रृंखला का पहला वेबिनार सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली की पर्सनल डायरी पर केंद्रित था। किस पे? दिल्ली की पर्सनल डायरी पर केंद्रित था, जिसमें दिल्ली के लंबे इतिहास से अवगत कराया गया था। जिसमें क्या है, दिल्ली के लंबे इतिहास से अवगत कराया गया था, क्योंकि इसमें दिल्ली के 8 शहरों के बारे में विस्तार से बताया गया था। किसने? दिल्ली के 8 शहरों के बारे में विस्तार से बताया गया था। यह वेबिनार जो है पर्यटन मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर अतुल्य भारत के नाम से उपलब्ध होगा। किसके नाम से? इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर अतुल्य भारत के नाम से उपलब्ध होगा। इस श्रृंखला का अगला वेबिनार जो 16 अप्रैल 2020 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कब कराया गया था? अभी 16 अप्रैल को 11 बजे से 12 बजे के बीच इसका जो है इसको उपलब्ध कराया गया था। यानी और यह जो है आगंतुकों को अद्भुत शहर कोलकाता के बारे में विस्तार में परिचय कराएगा। इसके बारे में? कोलकाता के बारे में। तब देखते हैं वेबिनार। तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग शब्द का उपयोग निम्नलिखित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के लिए किया जाता है। इसमें वेबकास्ट, वेबिनार और वेब सेमिनार एवं पीयर लेवल वेब मीटिंग शामिल हैं। इसे इंटरनेट प्रौद्योगिकियों द्वारा संभव बनाया गया है और इनमें एक प्रेषक से कई रिसीवरों तथा संचार एवं बहुस्तरीय संचार के लिए वास्तविक समय बिंदु की अनुमति भी प्रदान की गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख रहे थे क्या है, तो फिर से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। कि इसे इंटरनेट प्रौद्योगिकियों द्वारा संभव बनाया गया है और इसमें एक प्रेषक से कई रिसीवरों तथा संचार के बहुस्तरीय संचार के लिए वास्तविक समय बिंदु की अनुमति प्रदान की गई है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कौन से 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जो कि प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं, इसके बारे में हम लोग जान रहे थे। तो चलिए अगली वीडियो में जो और सिविल एग्जाम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब रखें। सभी वीडियो को देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।